पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे नेशनल रेसिडेंस फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए तालिबान से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। अहमद मसूद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि एनआरएफ मौजूदा विवाद के लिए तालिबान से बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि इलाके में शांति कायम रहे, जंग खत्म हो। एनआरएफ शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करना चाहता है। तो पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जंग हो रही है और इन सब के बीच आप देख रहे हैं ये एक बड़ी खबर आ रही है। शांति के साथ विवाद सुलझाना चाहते हैं, ये अहमद मसूद ने ये बात कही है, ये बड़ा बयान। तो अफगानिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लगातार वहां से कई सूचनाएं मिल रही हैं। अहमद मसूद ने तालिबान से बातचीत की पेशकश की। पंजशीर में एनआरएफ के लीडर हैं अहमद मसूद। आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जबरदस्त जंग जारी है। फेसबुक पर यह बयान जारी किया गया है कि शांति के साथ विवाद सुलझाना चाहते हैं। तो अहमद मसूद ने तालिबान से बातचीत की पेशकश की। अब सवाल यह कि क्या बातचीत के जरिए यह मसला सुलझेगा या आने वाले दिनों में यह जंग और जोर पकड़ सकती है। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया हो, लेकिन वो वहां पर मौजूद भी है। तकनीकी तौर पर अफगानिस्तान के पल पल पर उसकी नजर है, हर जगह उसकी नजर है। और अमेरिका ने पहले आत्मघाती हमले में अपने सैनिक गंवाने के बाद दूसरे और तीसरे हमले को जिस तरह कामयाब होने से पहले ही खत्म कर दिया, उससे साफ जाहिर हो गया है कि अमेरिकी सेना भले चली गई हो, लेकिन उसका बनाया हुआ तंत्र अब भी वहां मौजूद है। अब देखिए दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटती अमेरिकी सेना पर आतंकी हमला। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन अमेरिकी सेना को पहले से ही पता चल गया था कि एक बम भरी कार उस पर दोबारा हमला करने आ रही है और इरादा भांपते ही अमेरिकी सेना ने उसको उड़ा दिया। ये तीन पुरानी बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जाने के बाद भी अफगानिस्तान से कहीं नहीं गया अमेरिका। अफगानिस्तान में कायम अमेरिका। पहला सबूत, अफगानिस्तान में जो भी सरकार बनेगी उसमें अमेरिका ही आखिरी मुहर लगाएगा। दूसरा सबूत, 3 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका अमेरिका अफगानिस्तान को चीन के हाथों में जाने नहीं देगा। तीसरा सबूत, अमेरिकी सेना का सूचना तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि उसकी सरजमीन से होने वाली किसी भी हरकत को वो वक्त से पहले रोक सकेगा। और अमेरिका ने आईसिस खुरासान से दूसरे हमले को समय रहते नाकाम करके ये साबित भी कर दिया है कि कोई लाख चाहे अमेरिकी तंत्र को नजरअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं है। बाइडेन ने कहा, दुनिया भर के जानकार अमेरिका के इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही वापसी कर चुका हो, लेकिन चरमपंथियों के खिलाफ अमेरिकी जंग खत्म नहीं हुई है। अमेरिका तालिबान पर राजनयिक दबाव डालने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अरब देशों की भी मदद ले सकता है। अमेरिका फिलहाल काबुल से अपना राजनयिक दूतावास हटाकर दोहा ले गया है और यहीं से तालिबान से संबंधित राजनयिक मामलों का निपटारा करेगा। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तालिबान द्वारा किए गए वादों पर अमल करवाने के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। तालिबान से बात मनवाने और उन पर दबाव डालने के लिए विश्व बाजार तक का इस्तेमाल सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का प्रयोग भी किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि तालिबान हुक्मरानों के रवैये पर अमेरिका की पैनी नजर रहेगी। आम लोगों के साथ तालिबान कैसा बर्ताव करता है, साथ ही महिलाओं के प्रति व्यवहार, मानवाधिकारों के प्रति तालिबान के रवैये पर अमेरिका की नजर रहेगी। अफगानिस्तान से सैनिक वापस बुलाने के बाइडेन के फैसले की देश भर में कड़ी आलोचना हुई है। अमेरिका में एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि इस फैसले से दुनिया की महाशक्ति के तौर पर अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। साथ ही अफगानिस्तान में हालात जितने बिगड़ेंगे, दुनिया अमेरिका पर उतनी ज्यादा उंगलियां उठाएगी। I keep my word with all of my heart. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America.
ये बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का व्हाइट हाउस से देश को दिया संबोधन है। इसमें उन्होंने कड़ी आलोचनाओं के बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को बुलाने को सही ठहराया। दरअसल अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बाइडेन के इस फैसले से दुनिया की महाशक्ति के रूप में अमेरिका की छवि खराब हुई है और कई अखबारों में तो राष्ट्रपति बाइडेन को अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के साथ मिलकर 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में 51% लोगों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलने के तरीके को नापसंद किया है, जबकि 38% लोग इस फैसले के समर्थन में हैं। 49% लोग मानते हैं कि अमेरिकी फौज को तब तक अफगानिस्तान में रहना चाहिए था जब तक सारे अमेरिकी नागरिक और अफगानिस्तान में मदद करने वाले अफगान साथियों को सुरक्षित बाहर ना निकाल लिया जाए। 25% लोगों का कहना था कि आखिरी अमेरिकन नागरिक को निकाले बिना अफगानिस्तान न छोड़ा जाए, जबकि 13% लोगों का कहना था कि अमेरिकी फौज को फौरन अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे में पूछा गया कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। 20% लोगों ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। 10% लोगों ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने 20 साल पहले अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान भेजा था। वहीं 9% लोग डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। ये तो हुआ रॉयटर्स का सर्वे, लेकिन बाकी अमेरिकी मीडिया में भी बाइडेन के फैसले पर किस तरह के निशाने साधे जा रहे हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। CNN ने लिखा है कि बाइडेन इस बात का दावा कर सकते हैं कि उन्होंने लंबे समय से चली आ रही जंग को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने आलोचकों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। अफगानिस्तान की लंबे समय से चली आ रही जंग तो खत्म हो गई, लेकिन बाइडेन के लिए ये विरासत की जंग की महज शुरुआत ही है। अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही घटनाओं के चलते ये विरासत खतरे में पड़ सकती है। ABC न्यूज ने लिखा, बाइडेन ने अफगानिस्तान में अपनी जमीन खो दी है और सेनाओं को वापस बुलाने का फैसला बड़ी गलती साबित हो सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बाइडेन अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। द गार्जियन ने लिखा, अब हजारों अफगानिस्तानी नागरिक उम्मीद भी खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में बाइडेन की लीडरशिप ने उन अफगानिस्तानी लोगों को हताश किया और साथ ही हमें भी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस थी कि अमेरिका की सबसे लंबी जंग का बिना जश्न अंत। ये भी बड़ी बात है कि तकरीबन पूरा अमेरिकी मीडिया अपने राष्ट्रपति की आलोचना कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो बात अमेरिकी मीडिया और अमेरिका के सामान्य नागरिकों को अब गलत लग रही है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी तक सही क्यों लग रही है? आखिर ऐसी भी क्या जल्दीबाजी थी कि राष्ट्रपति बाइडेन को अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों का ठहरना बर्दाश्त नहीं हुआ? इसका जवाब भी बाइडेन ने दिया जब इसी हफ्ते उन्होंने एक बार फिर अमेरिका के लोगों को याद दिलाया कि अफगानिस्तान से फौजों को बुलाने की बात दरअसल उनके चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा थी। इसके बावजूद बाइडेन के फैसले को ऐसे देखा जा रहा है मानो उन्होंने अचानक बिना सोच विचार के ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया। ये बिल्कुल साफ है कि बाइडेन सरकार को पूरी तरह इस बात का एहसास हो चुका था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का रहना अमेरिका की अर्थव्यवस्था, देश और सामरिक विकास के लिए कभी फायदे का सौदा साबित नहीं होने वाला। अफगानिस्तान में सिर्फ युद्ध में अमेरिका ने $2.26 ट्रिलियन यानी करीब 165 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें करीब 58.5 लाख करोड़ रुपए सीधे युद्ध में खर्च किए गए, जबकि 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अफगान सेना की ट्रेनिंग पर खर्च हुए। कि 20 साल की लड़ाई में अमेरिका के 2461 सैनिक मारे गए। 3846 कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा नेटो के 1144 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले के बाद बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उन पर जमकर निशाना साधा था। मीडिया से बहस के बाद बाइडेन की सिर झुकाए तस्वीर पूरे अमेरिका में सुर्खियों में थी। कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का अमेरिकी सरकार का वादा बाइडेन ने पूरा नहीं किया। हालांकि बाइडेन समर्थकों का कहना है कि पिछले 3 राष्ट्रपतियों की नाकामी का ठीकरा वर्तमान राष्ट्रपति के सिर फोड़ा जा रहा है। अमेरिकी फौज लौटाने का तालिबान के साथ समझौता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और बाइडेन ने उसी फैसले को आगे बढ़ाया है। ये वो फैसला था जिसका इंतजार अमेरिका की जनता कई साल से कर रही थी, लेकिन जिस तरह से इस फैसले को अंजाम दिया गया उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की जनता को भी पसंद नहीं आया होगा।
ऐसे में बाइडेन की विरासत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि इतिहास बाइडेन को किस तरह से याद रखेगा, एक कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर या फिर एक अहम फैसले लेने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर। अफगानिस्तान में दरअसल तालिबान का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही टेस्ट में तालिबान के पसीने छूट रहे हैं। सरकार बनाने का ऐलान लगातार टाला जा रहा है। खबरें आ रही थीं कि ईरान मॉडल पर तालिबान सरकार बनाएगा। उधर ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया, अगर तालिबान लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनाएगा तो ईरान उसे मंजूरी नहीं देगा। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने का मामला लटकता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान के भीतर ही सत्ता पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई है और इसी वजह से नई सरकार का ऐलान टलता जा रहा है। हालांकि तालिबान की तरफ से खबर ये आई कि वो ईरान मॉडल की तरह अफगानिस्तान का सरकारी ढांचा बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। इसी पेंच पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वो तभी मान्यता देंगे जब वो चुनाव से आई सरकार होगी। ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान जैसे देशों को सीधा संदेश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी दखल बंद करें, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान अफगानी जमीन का इस्तेमाल कैसे अपने फायदे के लिए करेगा। ईरान के ऐसा बयान देने के पीछे की एक वजह यह भी है कि तालिबान भले ही कह रहा है कि वो ईरान मॉडल में सरकार बनाएगा, लेकिन ईरान की तरह तालिबान के सरकारी ढांचे में आम जनता की भागीदारी नहीं होगी। पहले आपको ईरान का सरकारी ढांचा समझाते हैं। ईरान में सत्ता का ढांचा क्या है? इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होते हैं, जो इस वक्त अली खुमैनी हैं। सुप्रीम लीडर के पास पावर होती है न्यायपालिका, गार्डियन काउंसिल, फौज, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एक्सपीडियंसी काउंसिल को अपॉइंट करने की। इसके बाद उनके अंडर आते हैं राष्ट्रपति, जो अभी इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर सीधे अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव होता है। ईरान के लोग वोट देते हैं, फिर चुनाव में जो जीतता है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। जैसे अभी इब्राहिम रईसी हैं। राष्ट्रपति ही देश चलाता है, यानी देश चलाने वाला शख्स ईरान में लोगों द्वारा वोट देकर भेजा गया होता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ऐसा नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में वो अपने हिसाब से राज करना चाहता है। वो वहां के लोगों को ताकत नहीं देना चाहता, उन्हें दबा कर रखना चाहता है। अगर आप तालिबान की सत्ता का ढांचा देखेंगे तो आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। तालिबान में सत्ता का प्रस्तावित ढांचा ईरान की तर्ज पर, इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होगा। सुप्रीम लीडर के नीचे 12 मुस्लिम विद्वानों का सूरा होगा। सुप्रीम लीडर ही एक राष्ट्रपति चुनेगा, साथ ही मंत्रियों की एक परिषद होगी। यानी देखा जाए तो ईरान की तर्ज पर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा तो बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह होगा कि तालिबान किसी भी तरह का चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि अगर उसने चुनाव कराए तो लोकतंत्र के हिसाब से जनता सबसे ऊपर हो जाएगी, जो उसे मंजूर नहीं है। इसीलिए सरकार का सारा कंट्रोल तालिबान अपने पास रखना चाहता है, जिससे जनता हमेशा उसके कब्जे में रहे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो अब सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में सरकार बन क्यों नहीं पा रही? ऐसा क्या हो गया कि तालिबान सरकार बना ही नहीं पा रहे? खबर तो यही है कि तालिबान और पाकिस्तान परस्त हक्कानी नेटवर्क में फूट पड़ गई है, जिसके बाद आईएसआई चीफ इसे सुलझाने के लिए काबुल पहुंचे हैं। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश की खुफिया एजेंसी का चीफ किसी दूसरे देश में वहां की लीडरशिप से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गया हो। आमतौर पर ऐसे दौरे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जनरल फैज का अफगानिस्तान का दौरा बता रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता पर इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। दरअसल जनरल फैज ऐसे वक्त में अफगानिस्तान गए हैं जब वहां पर सरकार बनाने को लेकर मतभेद की लगातार खबरें आ रही हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान के अलग अलग गुट एकजुट हुए थे, लेकिन अब उनके अंदरूनी झगड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। सत्ता के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच घमासान है, तो कट्टरपंथियों और उदार चेहरे का दिखावा करने वाले तालिबानियों में भिड़ंत। तालिबान के राजनीतिक गुट यानी दोहा गुट और लड़ाई करने वाले मिलिट्री गुट में टक्कर है। देश भर से
अलग अलग लड़ाकों ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए काबुल में अपनी अपनी टुकड़ियां भेज रखी हैं। इनमें शामिल हैं अखुंदजादा के डिप्टी रह चुके मुल्ला बरादर और खलील हक्कानी, जिनके लड़ाकों का काबुल एयरपोर्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा रहा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने के पीछे भी यही वजह है। तालिबान और हक्कानी में बन नहीं रही है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहता है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में हक्कानी गुट मजबूत स्थिति में रहे, जबकि तालिबान का एक धड़ा ऐसा नहीं होने देना चाहता है। अब देखना होगा कि तालिबान, हक्कानी गुट और दूसरे धड़े जो सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, उनके बीच सुलह हो पाती है या नहीं, या फिर सत्ता पर कब्जे की ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।